अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। तुर्की और पाकिस्तान आपको पता है कि किस तरह हमारा ताल्लुक़ है एक-दूसरे के साथ और कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुल्क हैं हम लोग एक-दूसरे के लिए। और स्ट्रैटेजिक लेवल पे भी और टैक्टिकल लेवल पे भी और हर सतह के ऊपर पाकिस्तान और तुर्की के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपको याद होगा कि चंद माह पहले हमारा जो एक ड्रामा है एर्तुगरुल गाज़ी के हवाले से, वो पाकिस्तान में देखा जा रहा था, तो उसके बाद उसके जो हीरो हैं, उनको पाकिस्तान में बुलाया गया और उसमें फिर काफ़ी थोड़ी-सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई। उसके बाद क्या हुआ, उसका भी ज़रा तज़िया करने की कोशिश करेंगे और साथ-साथ तुर्की में नए आइन की बातें हो रही हैं, उसका भी ज़रा थोड़ा-सा तज़िया करने की कोशिश करेंगे और इस पूरी सूरत-ए-हाल को जॉइन कर रहे हैं हमें डिस्कस करने के लिए जनाब डॉक्टर फुरकान हमीद साहब। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र फुरकान भाई, आप खैरियत से हैं और उम्मीद है कि तुर्की भी ठीक होगा और आप भी ठीक-ठाक होंगे। शुक्र अल्लाह का सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी कोरोना का सिलसिला जारी है। कोरोना की हाँ, वजह से कर्फ्यू चल रहा है, अभी तक चल रहा है। जी हाँ, वीकेंड पे हाँ। कर्फ्यू ही रहता है तकरीबन-तकरीबन 2-1 महीनों से ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, लॉकडाउन हुआ हुआ है? जी हाँ, लॉकडाउन से मुराद ये है कि कंप्लीट कर्फ्यू, यानी अच्छा, सैटरडे एंड संडे को कंप्लीट कोई भी नहीं निकल सकता बाहर, और हर रोज़ रात को 9 बजे के बाद अच्छा, तो कंप्लीट बहुत कर्फ्यू। जी हाँ। बहुत सख्त किस्म के हालात हैं वहाँ तो फिर। जी हाँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, अब थोड़ा-सा अंडर कंट्रोल आ गया है। और ठीक है, अल्लाह करे वैक्सीन भी शुरू हो गई है, अल्लाह करेगा थोड़ा सा टाइम मई तक इंशाअल्लाह। हालात बेहतर होंगे। जी हाँ। अल्लाह 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 करम करे। अच्छा, ये मुझे सबसे पहले ज़रा ये बताएँ कि ये जो अर्तुगरुल के साथ जो हमारा मामला हुआ और अल्तन जी, जो हैं उनके जो एक्टर आए थे पाकिस्तान में और उसके जी, बाद फिर एक काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ और काशिफ़ ज़मीर साहब जो हैं, उन्होंने काफ़ी क्लेम्स किए। अब उसके बाद उन्होंने एक बयान जारी किया है, एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है। तो उसकी ज़रा थोड़ा-सा तफ़सीलात में बताएँ कि पूरे बैकग्राउंड के साथ-साथ आज जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, यहाँ तक हम कैसे पहुँचे हैं? एक्चुअली देखा जाए काशिफ़ ज़मीर ने मेरे थ्रू जो है वो तकरीबन 3-4 माह पहले जब पाकिस्तान की दूसरी कंपनी ने अप्लाई किया था, उसमें काशिफ़ ज़मीर भी उसमें शामिल था। पाकिस्तान की 42 के करीब फर्मों ने जो है वो एंजिन अल्तन दुज़यतन को एज़ ए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर पाकिस्तान आने की दावत दी थी, जिसमें से इनकी एक कंपनी चौधरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ये भी शामिल थी, और बाकी कई एक फर्में भी शामिल थी। इनके बारे में जो है एंजिन अल्तन, उनकी जो मैनेजर वगैरह, उन्होंने सबका जायज़ा लिया था। सबका जायज़ा लेने के बाद ये मुझसे इनके बारे में पूछा था, ये क्योंकि इसने थोड़ी-सी उनसे ज़्यादा जो है वो पेमेंट का कहा था कि मैं आपको ज़्यादा दूँगा। इसके बारे में पूछा था, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ ये। और मुझे क्योंकि पाकिस्तान से कई एक सियासतदानों की तरफ से भी टेलीफ़ोन आए हुए थे कि ये हमारा बच्चा है, हमारा साथी है, आप इसका ख़्याल रखिए, हम इसका भी ख़्याल रखेंगे। आप इसकी अगर उसकी मुलाकात करवा दें इनकी नावता से, अगर एग्रीमेंट वगैरह में अगर आप भी साथ हो तो हमें बड़ी खुशी होगी। तो इस तरह जो है वो काशिफ़ ज़मीर की मैंने मुलाकात काशिफ़ ज़मीर की मैंने इनकी नावता से मुलाकात करवा दी थी। फिर ज़ाहिर है कि थोड़ा-सा टाइम लगा, सौदे बाद बार्गेनिंग होती रही, इतनी पेमेंट होनी चाहिए, इतनी पेमेंट इतने अरसे में होनी चाहिए। ये सारा जो है वो तकरीबन 1 महीने 2 महीने ये जो है ये एग्रीमेंट के लिए पहले तैयारी होती रही कि वो जब फाइनल हो गया कि हाँ जी, इतने जो है 1 मिलियन के 1 मिलियन डॉलर के लगभग जो है वो इंडियन आर्सन को पेमेंट दी जाएगी। वो उसको 2 किस्तों में दी जाएगी। एक किस्त जो है वो जब वे पाकिस्तान पहुँचेंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कबल जो है, और जब ये एग्रीमेंट किया जाएगा, क्योंकि उसको सिर्फ एग्रीमेंट वो पहले दौरे पर सिर्फ एग्रीमेंट करने ही के लिए जाएंगे, बाकी कुछ उनका मकसद नहीं था। एग्रीमेंट किया जाएगा और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पहले जो पेमेंट का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। पहले शुरू में तो काशिफ जमीन ने कहा था कि जो नकदी की सूरत में टर्की पहुंचा देंगे, फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कहा कि नहीं, पहले जो है ये पाकिस्तान जब पहुंचेंगे तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कब जो है सारा बंदोबस्त कर दूंगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कब जो है वो तकरीबन 2-3-4 घंटे जो बैंक भी गए, बैंक से चेक लेके आए, देखे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप तैयारी कर लें, मैंने चेक वगैरह तो ले लिया है, ये चेक भी उसने हमें दे दिया। चेक जो है आपको जब वापस टर्की पहुंचेंगे बैंक को अपने देंगे, तो अब उसी दिन जो कैश हो जाएगा। ये उस वक्त काशिफ जबीर ने भी कहा था। तो इंडियन हालतों ने कहा जब इसने इतना बंदोबस्त किया, इतना सब कुछ किया, तो ठीक है, हमें इससे ये कोई ऐसी कोई गड़बड़ तो नहीं हो सकती। जब इसने सारा कुछ दे दिया, इसने चेक भी दे दिया, सब कुछ वो हमसे यकीन दहानी जो करवाई थी वो भी कर दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बंदोबस्त भी कर दिए। तो उन्होंने इसकी ये बात मान ली थी, चलो ठीक है आप चेक दे दें, जब हम वापस मंडे को, क्योंकि हम लोग
जुमेरात को गए थे, जुम्मा और हफ्ता वहां गुजारा था, इतवार को वापसी थी, और मंडे को उन्होंने कहा आपको ये पैसे वापस मिल जाएंगे। चेक कैश हो जाएगा आपको। जब ये वापस आए कैश के बाद बैंक को दी, तो बैंक कहते हैं, बैंक वालों ने कहा कि इस बारे में तो हमें कोई इतला ही नहीं है, कोई चेक हुआ हमें तो लगता नहीं क्या असली चेक है, या जो कुछ आप पाकिस्तान में पता करवाएं। इस किस्म की यहाँ पे जो है वो ऐसे जो कैश नहीं हो सकता पाकिस्तान। तो इस सिलसिले में फिर काशिफ से दोबारा रब्ता किया गया, मेरे थ्रू किया गया। तो काशिफ से पूछा भी, काशिफ ये तो बैंक कैश वो कह रहे हैं कि आपने जो स्विफ्ट कोड नंबर दिया है या जो कुछ भी दिया है उसके थ्रू अभी कैश तो हो नहीं रहा है। वो कहते हैं नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। पाकिस्तान में आपको पता है कि बाहर पैसे भिजवाना कोई आसान काम नहीं है, उसमें टाइम लगता है। FATF की वजह से हाँ, प्रॉब्लम वो लगती भी है। आजकल मसाइल तो है ना। हाँ जी हाँ, तो ये हमने कहा चलो ठीक है, ये मसाइल है तो चलो ये सही बोल रहा सच बोल रहा होगा, ठीक है। वो 15 दिन गुजर गए, वो फिर कहते हैं मैं स्टेट बैंक के गवर्नर से भी मिला हूँ, मैं FBR वालों से भी मिला हूँ, मेरे टैक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने क्लियर कर दिया सारा कुछ। लेकिन क्लियर करने के बावजूद जो है वो उनको जब तक पैसे आज तक 2 महीने तकरीबन गुजर गए, 2 महीने का टाइम ही दिया गया था। अगर आप 2 महीने के अंदर अंदर जो है पेमेंट वगैरह हो गया तो कंटिन्यू रहेगा, अगर ना हो तो खत्म कर दिया जाएगा। अब वो 2 महीने गुजर गए, इनको कोई पैसा भी नहीं मिला। जो ये कह रहा था कि मैं निस रकम अदा कर दिए बैंक के थ्रू, वो बैंक का चेक तो कैश हुआ ही नहीं है, बैंक पैसे मिले नहीं है। इसका मतलब कि इनको कोई पैसा भी नहीं मिला, और इसी वजह से पैसा न मिलने की वजह से इन्होंने एंगिन आल्फा ने इस एग्रीमेंट को खत्म कर दिया, मंसूख कर दिया। तो ये जो प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम इस मुआहदे में से निकल रहे हैं, तोड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, और हमारा उसके साथ अब कोई ताल्लुक नहीं होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही उन्होंने कह दी, क्योंकि अब देखो उन्होंने कहा कि या आपने हमें ये कहा था कि पैसे रकम जो है वो अदा हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। आपने अभी तक अपने ऊपर जो आपकी जिम्मेदारी थी उसमें से कोई भी आपने पूरी नहीं की है। इस वजह से हमने अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरी की है, हमने आपका इंतजार किया, इतनी मुद्दत दी हुई थी, कानूनी तौर पे हम इंतजार करने के पाबंद थे, कानूनी तकाजे पूरे किए हमने, और आपने कोई भी कानूनी तकाजा पूरा नहीं किया। हमने 2 महीने इसलिए इंतजार किया, हालांकि हमारे ऊपर प्रेशर था हुकूमत का भी, ओके आपके पैसे जो गए हैं कहाँ है, टैक्स वगैरह इसकी अदायगी करनी है। जब पैसे ही नहीं मिले तो कहते मैंने कहा कैसे टैक्स वगैरह दिया जा सकता था। हुकूमत की तरफ से प्रेशर होने पर उन 2 महीने का इंतजार किया था, और 2 महीने के बाद जो है वो उन्होंने ये प्रेस रिलीज जो है वो जारी कर। ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, आपका चूंकि पूरी एक जिंदगी गुजरी है तुर्की में, और जाहिर है आप इन लोगों से मुलाकातें भी आपकी रहती हैं, पाकिस्तान के साथ भी आपका राब्ता रहता है, तो ये जो बंदा था ये आपको शुरू से कुछ गड़बड़ लग रहा था? अब तो हम कह सकते हैं कि वो एस्टेब्लिश फ्रॉडिया निकला है, लेकिन हाँ, पहले से आप कुछ लग रहा था आपको कुछ? नहीं, एक्चुअली मैं आपको सही बात हूँ, मेरी जो है इससे ज्यादा कोई इतनी दोस्ती फेसबुक के थ्रू हुई थी, दोस्ती हुई थी। पाकिस्तान मेरी सिस्टर की डेथ पे लाहौर से खास तौर पर मुझसे मिलने आया था, जिससे मैं बड़ा मुतासर हुआ था। फिर इसलिए मैं वहीं पे था, तो मेरी जो है मुख्तलिफ सियासतदानों जो इसके बहुत करीब थे, आपने शायद उनकी तस्वीर वगैरह भी देखी, बहुत करीब थी, उसकी वीडियो के थ्रू जो मेरी उनसे बातचीत भी करवाई। वो जो पाकिस्तान के आला ओहदों पे फायद हैं अभी भी, और एक साबित भी रह चुके हैं। वो उन्होंने मेरी वीडियो पे मुलाकात करवाने के जाहिर है, फिर आपको कहते हैं ये आप इतने बड़े सियासतदान हैं, आपने ऑथेंटिक है। हाँ। जी हाँ, तो आपको क्योंकि मैं तो गुज़श्ता 30 साल से टर्की में, मुझे तो ये नहीं पता कि पाकिस्तान में इस तरह का फ्रॉड भी हो हाँ। सकता है। सियासतदानों को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मकसद के लिए कि ये अच्छा जी ये है तो वो है। तो मैं तो उसका अच्छा यकीन कर लिया, इसी वजह से यकीन कर लिया था कि जब उसने सियासतदानों से जो है वो अपनी मेल-जोल अपना सारा कुछ बता दिया, वीडियो पे बातचीत दिखा दी, तो फिर और मैं कैसे वो ये मेरे लिए यकीन का था, इसी और वजह से। इसमें आप शायद नहीं बताना चाह रहे हैं, लेकिन मैं लोगों को बता देता हूँ कि इसमें जो चौधरी सरवर भी थे, गवर्नर साहब वो भी शामिल थे, और उसमें यूसुफ रजा गिलानी साबिक वजीर आजम साहब तक सिलसिला उनका चल रहा था। हाँ, मैं वो सियासतदानों के नाम लेना नहीं चाहता, कोई गड़बड़ ना ठीक है। हो, ये ना हो जो कुछ भी है। मेरा मकसद ये था कि पाकिस्तान के मुख्य सियासतदानों ने इस सिलसिले में ठीक है। वो लेकिन ये लेकिन लेकिन मेरा मकसद कहने का ये है कि इस तरह के बंदों को इतनी हाईएस्ट लेवल पे लोगों की रिकमेंडेशन आना, उसमें आपका तो कोई कसूर नहीं मुझे नजर आ रहा, लेकिन मसला ये है कि जो लोग रेकमेंड करते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हम किसको रेकमेंड कर रहे हैं। हाँ, ये हम इस बार यही मैं कह रही बिल्कुल इस बारे में, क्योंकि हम लोग तो बाहर बैठे हुए हैं, हम लोग सरकारी इदारे में काम कर रहे हाँ। हैं, कभी इस किस्म का वास्ता नहीं पड़ा कि पाकिस्तान में लोग क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा। जब ये सियासतदानों की तरफ से उसने इतनी मेल-जोल, इतनी तस्वीर, इतना अपना मेल-जोल है उनके साथ आना जाना, बल्कि मुझे भी वो इनवाइट किया था, आए हम आपके साथ जो है वो छुट्टियां गुजारते हैं इकट्ठे, ये शख्सियत भी होंगी, सब इकट्ठे गुजारेंगे। तो
پھر ظاہر ہے آپ کو کسی قسم کا شک و شبہ تو باقی نہیں رہتا. آپ کہتے ہیں کہ اچھا آدمی ہے, ظاہر ہے کہ اس کی اتنا میل جول ہے, سب کے ساتھ اتنا دوستی, اتنا سب کچھ ہے, تو پھر آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے اس کو آنے تو دیں. ابھی یہ جو انہوں نے پریس ریلیز جاری کی ہے, جی جی اب یہ تو اسٹیبلش کر رہی ہے نا کہ یہ کنفرمڈ فراڈیا ہے. ہاں یہ بالکل, کیونکہ دیکھیں ہمیں روز ہی یہی کہتا رہا کہ ٹھیک ہے آج پیسے مل جائیں گے, کل مل جائیں گے. میں ان کو پہیہ لگانے کے لیے میں نے اور تھوڑے پیسے اوپر بینک والوں کو دیے ہیں تاکہ تیزی سے معاملہ حل ہو جائے. یعنی روز ہمیں کچھ نہ کچھ اس معاملے میں نکلتا رہا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ حل ہو رہا ہے, آج ہو جائے گا, کل ہو جائے گا. اور یہ سلسلہ جو ہے تقریباً 2 مہینے اسی طرح گزر گئے. اب اس لیے انگن آلتا نے یہی کہا کہ مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا, اس کے پاس تو روز نئے سے نیا بہانہ ہے کہ ہم کب تک مزید انتظار کر سکتے ہیں. ہم نے اپنی قانونی تقاضے پورے کر دیے, مدت جو ہمیں دی گئی تھی وہ پوری کر دی. اب اس کا کام یہ ٹھیک ہے. جانے اور حکومت اچھا, پاکستان. اب ذرا مجھے یہ بتائیں, ہم جی لوگ اوورسیز پاکستانی جو باہر رہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے ملک کی عزت بہت بڑی چیز ہے. جی اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ سارا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, آپ پرسنل لیول پہ کتنے ہرٹ فیل کر رہے ہیں اور کتنی شرمندگی آپ کو فیل ہو رہی ہوگی, خاص طور پہ جب آپ اینگن آلتن کے ساتھ بات کرتے ہوں گے یا باقی اس کے ساتھیوں کے ساتھ بات کرتے ہوں گے, تو شرمندگی تو ظاہر فیل کرتے ہوں گے نا. دیکھیں میری زندگی میں پہلی دفعہ, میں 30 سال سے ترکی میں, میری زندگی میں پہلی دفعہ ایسا واقعہ پیش ہے. کیونکہ میں کبھی اس قسم کے اس میں حصہ ہی نہیں لیا تھا, کبھی کچھ ڈیل کروائی نہیں تھی. سب جو کچھ تھا میرا کام تھا ایز اے ترجمان کے طور پر جانا, ترجمان کے طور پر اپنے فرائض ادا کرنا. اس قسم کے میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا تھا, لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ پاکستان کے چہرے پر ایک سیاہی کا ذریعہ بنے گا. انگن آلتن تو ٹھیک ہے, اس نے محسوس تو کیا ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی نوسر باز ہوتے, ترکی میں بھی ہیں, پاکستان میں بھی ہیں, لیکن ابھی بھی اس کے دل میں پاکستان کی اسی طرح محبت موجود ہے جو پہلے تھی. ہاں دھچکا ضرور لگا, آپ صحیح کہہ رہے, دھچکا ظاہر ہے وہ لگے گا کیونکہ سارا کچھ اس پہ یقین کیا ہوا تھا. وہ اس کو یہی تھا کہ میں ایسے پاکستانی ان کے پاس جا رہا ہوں, پاکستان سے اتنی محبت ہے, تو اس محبت پہ کسی قسم کی وہ دھبا نہیں لگنا چاہیے کہ تھوڑا سا دھبا لگ کے بات صحیح کرے. اور ظاہر ہے اس کا مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے کیونکہ میں بھی بیچ میں ایز اے ٹرانسلیٹر کے طور پر موجود تھا, اور میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ اس کو بڑی طریقے سے سمجھایا تھا کہ آپ ٹائم پہ یہ کرنے, بعد میں پرابلم پاکستان ترقی کے لیے پڑے گی. یہ خام خاص ثقافتی لحاظ سے اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے, آپ اس کو جلد از جلد حل کرنے کی. وہ مجھے یہی ہے کہ حکمران بھائی آپ یقین کریں, بس آج ہو گیا کل ہو گیا, اسی طرح ٹائم گزر گیا. تو ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو صورتحال ہم نے دیکھی یہ تو ایک انتہائی شرمناک صورتحال بنی ہے. اب مجھے بتائیں کہ واٹ نیکسٹ, اب کیا اینگن آلتان جو ہیں وہ کوئی لیگل کورس آف ایکشن لیں گے, پاکستان کی گورنمنٹ کو کانٹیکٹ کریں گے, پاکستانی سفارت خانے کو کانٹیکٹ کریں گے, کس طرح کوئی لیگل ریکورس بھی لیں گے یا نہیں لیں گے؟ ہاں میری سلسلے میں کل ان سے بات ہوئی تھی, وہ کہہ رہے تھے یہ جو معاملہ ہم نے یہ دینے کا مقصد ہی یہ تھا, پریس ریلیز جاری کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو پتہ چلے, پاکستان کے لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے یہ ایگریمنٹ ختم کر دیا. میں خود اس کو ختم کرنا نہیں چاہتا, لیکن ہمیں مجبور کیا گیا ہے اس کو ختم کرنے کی وجہ سے. جو آپ نے سب کچھ دیکھ دیا, نوسر بازی کی گئی, جو ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کی گئی, اب اس کے علاج بھی کرنا ہے, اس کے عدلیہ کے جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں. وہ سلسلے میں جو ہے وہ کونسلیٹ جنرل جانے کا ان کا پروگرام ہے, وہاں پہ جا کے جو کچھ بھی شکایت ہوگی وہ درج کروائیں گے حکومت پاکستان کو, اور حکومت پاکستان پھر آگے جو ہے وہ سفارت خانہ ٹرکی پہ آگے کرے گی. پھر اس کے ذریعے جو کام ہوگا, یہاں پہ پہلے میرا خیال یہی ہے کہ پولیس اسٹیشن میں اس کی رپورٹ کروائی جائے گی, اس کے بعد بلال پاشا کو جو یہاں کونسل جنرل اس کو اس کی رپورٹ کی کاپی دی جائے گی, اس کے بعد جو حکومت پاکستان کو بہتر سمجھے گی اس حصے میں اقدامات اٹھائے گی. میرا خیال ہے کہ بلال پاشا سے میرا بھی رابطہ ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ کسی وقت ہم ان کے ساتھ بھی بات کر کے پوچھیں ان سے, کیونکہ اس کو ہائیسٹ لیول پہ ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ جو لوگ ہیں اس طرح کے جو نوسر باز ہیں یا دھوکے باز ہیں یا غدار کہہ سکتے ہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ غدار لوگ ہیں. اور خاص طور پہ اینگن آلتان کو تو پتہ ہی ہے, اس کے تو ڈرامے میں وہ کردولو جیسے لوگ جو تھے وہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے ملک میں بھی ہیں, تو ان کا علاج سے وہی ہے جو کہ اس نے کردولو کے ساتھ کیا تھا. جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایکچولی دیکھا جائے تو یہاں پر بھی موجود ہے, اس قسم کے لوگ پاکستان میں موجود ہیں. وہ تھوڑا سا یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان پر حرف نہ آئے, ہماری دوستی پاکستان سے بڑی قربت ہے پاکستان کے ساتھ, ہم پاکستان کو کسی قسم کا الزام دینا نہیں چاہتے, کیونکہ یہ پاکستانی نہیں, جو جہاں میں ٹرکی میں بھی کوئی نہ کوئی کر سکتا ہے. پاکستان میں بہت اچھے لوگ ہیں, بہت مجھے دل سے گہرائیوں سے چاہنے والے لوگ ہیں. تو میں صرف جو ہے وہ اس نوسر باز کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ دائر کروں گا, جو کچھ ہو سکا وہ کروں گا. اچھا, اب تھوڑا سا مجھے اس کا ڈیمیج کنٹرول
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं यकीन करें फुरकान भाई, आपकी फीलिंग्स को मैं समझ रहा हूँ, और जिस तरीके से आप, मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा तकलीफ में तो आप पर्सनली होंगे, क्योंकि बिल्कुल जिस सही तरीके कह से रहे हैं। आपने ये सारा कुछ किया और वो उल्टा पड़ गया, और एक जी एक शख्स की गद्दारी की वजह से और उसके धोखे की वजह से, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा तकलीफ आपको होगी। लेकिन अब इसको थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करने की भी जरूरत है, और वो ये है कि मेरा ख्याल है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान हुकूमत को इन्वॉल्व करके उनसे कहा जाए कि उसको ऑफिशियली बुलाया जाए पाकिस्तान में, और उसको एक जबरदस्त तरीके से उसका इस्तकबाल किया जाए, जो कि वो डिजर्व करता है, क्योंकि वो इस वक्त नेशनल लेवल पे का एक्टर नहीं है, तुर्की का लेवल का एक्टर नहीं है, वो ग्लोबल लेवल का एक्टर है। हाँ, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। उनको उनको और पूरी टीम को उधर वहां पे बुला के एक स्टेट लेवल पे सेलिब्रेशन जो है वो की जाए और उनको रिसेप्शन दी जाए। हाँ, मेरे ख्याल में बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान एक्चुअली पहले भी इनको वो दी थी, इन्विटेशन दी थी, मैं पीटीवी की तरफ से इनको इन्विटेशन दे चुका था, लेकिन इनको ये निजी फर्मों के उसमें पड़ गए हुए थे, इसलिए थोड़ा सा वो ये करना नहीं चाहते थे। वो कह रहे थे पहले मैं निजी फर्मों के दौरे पर हुआ हूँ, फिर हुकूमत पाकिस्तान का जो है प्रोटोकॉल के तहत जो है, ताकि मैं हुकूमत पाकिस्तान के आला अहदेदारों से सिर्फ मिले, बाकी पाकिस्तान के अवाम से मिलने के लिए मुझे कंसर्ट शो या जो कुछ शो वगैरह करने पड़ेंगे वो मैं कर लूँ, और हुकूमत पाकिस्तान के साथ जो है वो मैं बैठ के पीटीवी के शो में हिस्सा लूँ, या आगे जो कुछ भी करना पड़े, ये उन्होंने बात की थी, लेकिन वो बीच में रह गया सिर्फ इसी वजह से कि अब हाँ, देखें उनका नेक्स्ट प्रोग्राम जरूर है डेफिनेटली पाकिस्तान जाने का। अब देखिए वो कब जाइए, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अगर उनको कोई इन्विटेशन सरकारी तौर पर मिली तो वो लाजमी तौर पर इसको कंसिडर करें। नहीं इंशाल्लाह करेंगे, और हम भी अपनी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उनको फॉर्मली इनवाइट करें और उनको वहां पे बुला के एक शायान शान किस्म का रिसेप्शन दें। और दूसरी बात ये है कि फुरकान भाई, आपसे ये गुजारिश है कि आप उनको हमारी तरफ से पर्सनली भी, जेएनएन की तरफ से, पूरे पाकिस्तानी कौम की तरफ से उन्हें कहिएगा कि हम शर्मिंदा हैं एक शख्स की वजह से, लेकिन उन्हें कहिएगा कि पाकिस्तानी कौम जो है वो आपसे मोहब्बत करती है, पाकिस्तानी कौम आपका इंतजार कर रही है और आपको बहुत इज्जत की निगाह से देखती है। ये हमारा नहीं, पैगाम उन तक जरूर पहुंचाइएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने बयान भी ये दिया, आपने प्रेस रिलीज में भी देखा होगा, उन्हें एक शख्स की वजह से पाकिस्तान और तुर्की की मोहब्बत में मेरा कोई फर्क नहीं आएगा, ना मुमकिन नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैं पाकिस्तान जैसे मेरे दिल की गहराइयों में पहले मौजूद था, अब भी उसी तरह मौजूद है। पाकिस्तान के साथ मेरी मोहब्बत पहले जैसी थी, अब भी वैसे ही रहेगी। एक शख्स की वजह से मैं किसी सूरत में भी इस गलत फहमी में मुब्तला नहीं हो सकता। पाकिस्तान से मेरी मोहब्बत किसी सूरत भी कम नहीं हो सकती, बढ़ती रहेगी। इसलिए मैं जल्द अज जल्द पाकिस्तान का दोबारा दौरा करना चाहता हूँ, अवाम को मैं दोबारा से गले लगा सकूं। कोरोना की वजह से मैं गले नहीं लगा सका था, मेरा सिर्फ जो था काम था दस्तखत करने जाना था, एग्रीमेंट करना था। लेकिन अब मैं इंशाल्लाह आना चाहता हूँ। जैसे ही कोरोना पर काबू पा लिया गया तो मैं जो 4-5 दिन का लाजमी तौर पर दौरा करना चाहूंगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह, क्योंकि हम लोग यक जान दो कालिब हैं, हम बिल्कुल अलहदा सही, नहीं हो सकते। तो बिल्कुल सही। अच्छा, कमिंग बैक टू द सेकंड टॉपिक, फुरकान भाई, जी मुझे ये जी बताएं कि ये जो अर्दवान साहब जो हैं वो सिविल आइन जो है उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, जी जी। और जाहिर है उनकी एक वजह ये भी है कि 1982 में ये जब ये जो नया आइन बना था और वो एक फौजी ने बनाया था, तो वो उसको चेंज करना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन जो है अभी तक उनके साथ नहीं चल रही है। इसकी क्या वजह है, वो क्या चाहते हैं, किस किस्म की चेंजेस चाहते हैं नए आइन में? एक्चुअली देखा जाए अपोजिशन तो जो है किसी सूरत में ये सदारती सिस्टम जो है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो रजब तैयब एर्दोआन ने इंट्रोड्यूस करवाया है, ये इसके हक में नहीं है। वो कह रहे हैं कि अब 2023 में या उससे कबल भी हो सकते हैं इंतखाबात हों। ये इंतखाबात जैसे ही होंगे, हम जो है इंतखाबात में कामयाबी हासिल करते हुए इसको नए सिरे से जो है सिस्टम को चेंज करेंगे, पुराना सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम ही लेके आएंगे। अब देखते हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं, उनकी इतनी सलाहियत मौजूद है, उनको इतने वोट हासिल होते हैं कि वो सिस्टम को चेंज कर सके। लेकिन मुझे लगता है बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि सिस्टम को चेंज करने के लिए कम से कम सदारती इंतखाबात में जीतना लाजमी है। 51% वोट लेना बहुत जरूरी है। तो ठीक। ऐसा तो अब फिलहाल तो ऐसे सूरत हाल नहीं लगती कि अपोजिशन वो कर ले। हाँ, सदर रजब तैयब एर्दोआन ये चाहते हैं कि मुल्क में, क्योंकि ये फौज की तरफ से आइन तैयार किया गया है, अब हम लोग जो इतनी तहजीब याफ्ता है, इतने महजब दुनिया में हमारा नाम है, हम जमहूरी मुल्क है, दुनिया में जमहूरियत के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं, तो अब हमें जो है नया आइन बनाने की जरूरत है, ताकि नए हालात के तहत नए आगे जो तुर्की तरक्की करे, आगे बढ़ता जाए, नए हालात के तहत जो है वो आइन आइन जो है वो जमहूरी तरीके से बनाया जाए। हमारी जो सदर और पार्लियामेंट मिल के इसको नई तशकील दे। लेकिन अपोजिशन जो उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं, वो कह रही नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि इस पे रजब तैयब एर्दोआन अपनी मोहर सख्त कर देंगे कि ये आइन जो है
وہ उनकी और उनकी जमात ने बनाया है और हमेशा हमेशा के लिए तारीख में उनका नाम दर्ज हो जाएगा, वो इससे डरते हैं। यही वजह है कि वो अभी जो है वो इस तैयार नहीं है कि आइन को तैयार लेकिन किया जाए। बात सारी जो है वो क्रेडिट की है कि उनको कहीं क्रेडिट ना मिल जाए इसका। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसी तरीके से उनको कहीं क्रेडिट ना मिल जाए कि ये जो है इनकी हुकूमत ने और इन्होंने जो मिलकर नया आइन तश्कील दिया है, जमहूरी आइन तश्कील दिया है, वो हो सकता है कि सदर रजब तैयब एर्दोगन 2023 में इलेक्शन ना जीते तो हम जो है सिस्टम चेंज करके जो है वो फिर अपनी मर्जी का आइन तैयार करेंगे, लेकिन ऐसा होते हुए नजर नहीं आता। और रजब तैयब एर्दोगन अगर दोबारा वर्ष इक़्तिदार आए तो वो हो सकता है नए आइन की जो है वो तश्कील देने में कामयाब हो जाए। तो ये अभी आप कह रहे हैं कि जो इनका नेक्स्ट टेन्योर होगा उसमें आइन चेंज होगा, अभी फिलहाल नहीं हो रहा। हाँ, फिलहाल बहुत मुमकिन नहीं नजर आ रहा है कि आइन रजब तैयब एर्दोगन बड़ी दरख्वास्त इनसे अपील की है कि आइन मिलकर बैठ के जो एक्चुअली देखा जाए 59 के करीब जो शिक्के हैं उन पर ये राजी हो चुके हुए थे, यानी ये बाकी जो है उनके जो इस पे राजी हैं इनको शुरू लेते हैं और बाकी जिस पे नहीं है उस पर अमल दरामद का सिलसिला, उस पर बातचीत का सिलसिला, मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखते हैं। उसमें अगर अमेंडमेंट्स करनी पड़ रही है तो करें। अगर 59 तकरीबन आधा है हिस्सा जो हमने तैयार कर लिया और बाकी आधे हिस्से को भी तैयार किया जा सकता है अगर आप हमारा साथ दें। लेकिन अब वही मैं बता रहा हूँ कि अपोजिशन ये नहीं चाहती कि पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो रजब तैयब एर्दोगन को चला जाए। पूरे हुकूमत में सिविल आइन बना है, वो इसे कतरा रही है, इसलिए सदर रजब तैयब एर्दोगन का साथ नहीं दे। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज मुझे बताएं, क्योंकि आप तो वहां पे लोगों के साथ मिलते भी रहते हैं, आपका उनकी नब्ज के ऊपर हाथ रहता है, लोगों की क्या राय है इस हवाले से? आम लोग जो है स्ट्रीट लेवल पे वो क्या समझते हैं कि चेंज होना चाहिए? हाँ, आइन तो चेंज होना चाहिए। तो लाजमी है कि ये अपोजिशन वाले भी चाहते हैं, वो भी इस सिस्टम में राजी हैं कि आइन चेंज होना चाहिए, लेकिन वो इसका क्रेडिट रजब तैयब एर्दोगन को देना नहीं चाहते, इसलिए वो इसे कतरा रहे हैं। वो आइन में तब्दीलियां लेके आएंगे, लेकिन उनका मेन मकसद ये है कि वो पहले उसको वो कर लें, सदारती सिस्टम चेंज कर लें, पार्लियामेंट सिस्टम ले आए, उसके बाद ही जो है वो इस सिलसिले में रेफरेंडम की तरफ जाया जा सकता है। ये आइन जो है इसके बारे में मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। उनका इस वक्त जो है सारा जोर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुल्क में सिस्टम जो है पार्लियामेंट सदारती सिस्टम की बजाय पार्लियामेंट सिस्टम आ जाए, उसके बाद देखा जाए। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया फुरकान भाई, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी पाकिस्तान और तुर्की के इंफरादी मामलात भी जो हैं वो भी ठीक होंगे और इज्तिमाई मामलात भी ठीक होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुर्दन बतोमाए खेचरा तू दानी हिसाब कमो बेचरा। मुझे इस को डॉक्टर फुरकान हमीद साहब से इजाज़त दीजिए, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।